इतने मुद्दे उठाने के लिए मजबूत पार्टी की भी तो आवश्यकता है। चाचा के बाद अब चचा भी नाराज हो रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मजबूरी हो जाएगी। अरे ठीक है, नहीं अरविंद जी नहीं, देखिए अनुराग जी का ऑडियो जाएगा, बस अनुराग जी का ऑडियो जाएगा। अरविंद जी मैं आपसे जब सवाल पूछूंगी आप तब उसका उत्तर देंगे। अनुराग जी, और ये बदतमीज जब आया करेगा, सुनिए आस्था जी, मैं आपसे कह रहा हूं, इस तरह के लोगों को आप बुलाओगे, हम लोग डिबेट में नहीं आएंगे। बदतमीज लोग जो होते हैं उनके साथ डिबेट थोड़ी की जाती है। इनको पता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी से मैं बात कर रहा हूं। ये बड़े नेता पढ़ने चले आते हैं, अभी अपना नाम नहीं पता है, क्या नाम नहीं लिख पाते। ठीक है अनुराग जी, मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। नहीं बता पाएंगे, बोल बड़ा लंबा रहे हैं, तो इसलिए मैं देखिए जवाब ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, और मैं आस्था जी दोबारा से बात कर रहा हूँ और दोबारा से आस्था जी बोल रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी से डिबेट करने के लिए आते हैं। हम इधर उधर की आप बेवजह हम लोग को मत भटकाया करो। अगर इधर उधर करना हुआ करे तो किसी और को बुला लिया करो। हम लोग बहुत गंभीर और जनता की समस्या की बात करने आते हैं। जवाब यहाँ पे ये नहीं बात करने आते हैं वो जूता, वो चप्पल, ये चप्पल। ठीक है, मैंने उनको समझा दिया है, उनको समझा दिया है, और आइंदा से किसी भी पैनलिस्ट की व्यक्तिगत टिप्पणी इस शो पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी कमाल क्या है भाई, अभी नाम अपना नहीं पता है उनको, जिंदगी क्या है उनको नहीं पता है। अनुराग भदौरिया के नाम के बराबर नहीं है और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, और पता सबको कहेंगे अनुराग भदौरिया से मैंने डिबेट किया, अनुराग भदौरिया से मैंने डिबेट किया। देखिए हम यहाँ पर अरविंद यादव और अनुराग भदौरिया के बीच में जो नोक-झोंक हुई है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो बात खत्म हो गई, उनको समझा दिया गया। अब इस बात से आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर आए। अपना गाना सुनाने के लिए ऐसा मत करिए, न्यूज़18 की तरह मत कराइए कि अनुराग भदौरिया जैसे प्रवक्ता यहाँ पे अपना गाना गा रहे हैं, अपना बड़प्पन बता रहे हैं। समस्या यहाँ पे बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है। डिबेट में कंट्रोल करिए, प्रवक्ता को अपनी बात में अपनी मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अनुराग जी आपने भाजपा से सवाल पूछा, अन्याय हुआ, इनके नेता कहाँ थे जब वो बच्ची के साथ घर में घुस के पीट के मार डाला, तब कहां चले गए थे इनके नेता? इनके भारतीय जनता पार्टी के समाज, इनके नेता कभी भी यहाँ लगातार चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब आलोक अवस्थी जी से ले लेते हैं। पार्टी के नेता उसमें तो नहीं बोलते। ठीक है, इस सवाल का जवाब आलोक अवस्थी जी से लेते हैं, और सवाल यही आलोक जी, क्या सपा का ये आरोप है कि आप उनके इंटरनल मैटर्स में क्यों दखल दे रहे हैं? चाचा रहे ना रहे, चचा रहे ना रहे, उससे क्या लेना देना? आप महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर बात क्यों नहीं करते? आस्था जी तो राजनीतिक कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, प्रमुख विरोधी दल है बीजेपी, तो हम क्यों नहीं टिप्पणी करेंगे? उनके घर में सरफरोवल हो रही है, आपस में नेताओं में खींचतान हो रही है, गद्दी न चली जाए। अखिलेश यादव पूरी तरह यत्न कर रहे हैं कि चाचा बाहर निकल जाए, आजम खां बाहर निकल जाए, मुलायम सिंह को निकाल के उन्होंने बाहर कर ही दिया पहले से। तो जिस तरीके का एक गद्दी का वार हो रहा है, जिस तरीके से वार प्रतिवार हो रहा है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आप कोई घर के अंदर की बात नहीं है, सार्वजनिक जीवन में रह करके आप बड़ों का अपमान करते हैं तो चर्चा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि व्यक्तित्व की चर्चा होती है। लीडर कैसा हो उसके आधार पर जनता वोट देती है। तो जब लीडर तरह का होगा जिसके संस्कार नहीं होंगे और अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, तो जनता कहाँ खड़ी होगी? इसीलिए उनको दोबारा से विपक्ष में भेजा गया है। मुझे लगता है फिर मैं जा रहा हूँ, लास्ट बात बोल दूं। और बहुत कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं दोबारा लास्ट वर्ड बोल दूं। और आजम खां दो उनके मंत्री थे, एक गायत्री प्रजापति को गले में लटका के घूमते थे और बलात्कार का आरोपी था, हमने सजा दिलवाई है उसको। आजम खां जो है जमीनों का कब्जा करते थे, गरीबों को जेल भिजवाते थे, उनको भी जो है जेल के अंदर 27 महीने जो है। जवाब दे दूं आस्था जी, जवाब दे दूं। तो यह सरकार जो थी अखिलेश यादव, आस्था जी जवाब दे दूं। आलोक अवस्थी जी आपने उनके सभी सवालों का जवाब दिया। अनुराग भदौरिया 20 सेकंड में अपना जवाब, क्योंकि उसके बाद हमारे साथ विशाल मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ ललितपुर में, क्यों नहीं आपने उसके बारे में बोला? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, क्या उत्तर प्रदेश की बेटी नहीं है? और एक बेटी के घर में पीट के आपने उस बच्ची को मार डाला। क्या किया आपने बता दो जरा, क्या उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव जी का क्या सम्मान किया आपने बता दो? हॉस्पिटल में मार डाला। गायत्री प्रजापति का बारे में बता दो। विवेक तिवारी को आपने लखनऊ में गोली से मार डाला, क्या वो उत्तर प्रदेश का बेटा नहीं था? आप किसी को भी गोली से उड़ा दे रहे हैं, कमाल की बात है। अरे हमने तो जो सीओ थे तंजील अहमद, उनके हत्यारों को फांसी दिलवाने का काम किया है, जिनको आपके मारा गया था। तंजील अहमद और उसकी पत्नी को मारा गया था, उसको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सजा दिलवाई है। जिन आतंकवादियों को आपने छोड़ दिया था, अपराधियों को फांसी दिलवाई है। हमारी सरकार अपराधियों को पकड़ती भी है। ठीक है आलोक अवस्थी जी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बात को रखा।
आप दोनों को फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी डिबेट में। हमारे साथ आरएसएस विचारक विशाल मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। और विशाल जी, विपक्षी पार्टियों का यही आरोप है कि आप लोग भाजपा के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं 2024 के हिसाब से, जिसमें राम मंदिर भी आता है। अब ज्ञानवापी का जिक्र इसीलिए छेड़ा गया है ताकि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। आप एक पैरेलल लड़ाई लड़के एक जमीन तैयार कर रहे हैं भाजपा के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, सत्य अपना रास्ता ढूंढ लेता है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है, आप जिसको कह रहे हो कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अब आप बताइए मुझे, जो इतिहास है, यदि जो गलत इतिहास है अगर उन तथ्यों को सही किया जा रहा है दोबारा से, तो क्या गलत है? ये कौन नहीं जानता कि आक्रांताओं ने किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति, हमारे मंदिर, हमारे मूल्यों को तोड़ा। प्रमाण है, लिखा हुआ है। आपने ज्ञानवापी की बात की तो अप्रैल 1669 का फरमान तो है ना, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी में सुरक्षित रखा हुआ है। इतिहास के पन्नों पर देख लीजिए, जो विदेशी लेखकों ने लिख लिया है। चलिए छोड़ दीजिए आप कि आप कहेंगे कि ठीक है भारत के लोगों ने लिख दिया, लेकिन जो आए थे उन्होंने देखा, वो जो लिखा है उसको तो मानेंगे। और अगली बात, आप मुझे बताइए कि जो सत्य है वो निकल कर आ रहा है ना, दीवालों पर चित्र मिल रहे हैं, वो वहां पे। लेकिन विशाल जी, तो इस सबको विपक्षी पार्टियां इस तरह से जनता के बीच में ले जा रही हैं कि ये महंगाई पर सवाल ना हो इसलिए अध्यात्म की घुट्टी पिलाई जा रही है, बेरोजगारी पर सवाल ना हो इसलिए इस तरह का अभी से नफरत जो है, बकौल विपक्षी पार्टियां नफरत समाज के अंदर फैलाई जा रही है। देखिए, नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? आप जरा देखिए तो किस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ ये ऐसा बयान देने वाले वो लोग हैं जो अलगाववाद की मानसिकता से ग्रसित हैं कि एक तरफ तो हाथ में संविधान लेकर कहते हैं कि हम संविधान मानते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि उसी संविधान के अंतर्गत जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं। पहली बार न्यायपालिका ने सर्वे का आदेश दिया था, किस प्रकार से जो है रोका गया था। तो अब आप देखिए ना, विरोधाभास तो देखिए कि जब एक तरफ आप कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, उसी संविधान के तहत न्यायपालिका के आदेश को नहीं मानते। और तो और, आप मुझे एक सिंपल सा मेरा सवाल है, अपने आप को उन मुगल आक्रांताओं से क्यों जोड़ते हैं? सीधा सा बात है, आप उनको फायर कवर, मतलब जो है कवर फायर क्यों देने लगते हैं? सीधी सी मतलब ये बात है। और ये तथ्य किससे छिपा हुआ है? तो यदि उन इतिहास की गलतियों को सुधारा जा रहा है, हमारे प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारत को परम वैभव राष्ट्र संपन्न बनाने के लिए चरित्र का निर्माण में क्रियाशील है। तो इस प्रकार के जो आरोप लगाए जाते हैं वो तो निराधार है। और सत्य अपनी राह ढूंढ लेता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सत्य को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और प्रमाण को किसी प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। और चीजें जो है वो न्यायपालिका में है, न्यायपालिका का जो निर्णय आएगा, ठीक है, आप वेट करिए, इंतजार करिए, न्यायपालिका को अपना निर्णय देने दीजिए। लेकिन नहीं, न्यायपालिका जो निर्णय देगी वो सबको स्वीकार करना होगा। तब तक तथ्यों को और तमाम तरह की जिरहें जो है वो दोनों ही पक्षों की तरफ से सामने रखी जा रही हैं। पीयूष मिश्रा भी सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे बीच में है। पीयूष जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, वैसे तो आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर, इस पर चल रही बहस को लेकर? क्या आपको भी यही लग रहा है सपा की तरह कि ये सब कुछ जो है वो आम जनता की नब्ज से जुड़ा मसला नहीं है, ये उनकी भावनाओं से जुड़ा मसला नहीं है, ये सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए है? नहीं, देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कोर्ट, माननीय न्यायालय का फैसला आया, हम उसका सम्मान करते हैं। हाँ, जहां तक अगर बात रही शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की, कानून व्यवस्था की, उस पर भी बात होनी चाहिए। और आप लोगों से भी एक विनम्र आग्रह करूंगा कि इसके साथ साथ इन मुद्दों पर भी आप चर्चा कराने का कष्ट करें, क्योंकि आप अगर डिबेट उठा के देखेंगी तो ज्ञानवापी चला, अच्छी बात है, जज का फैसला आया, कोर्ट का फैसला आया, वो अच्छा हो गया, जो फैसला आया हमने सम्मान किया। अगर आप बात करते हैं बेरोजगारी की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार बात उठाते रहते हैं, स्वास्थ्य की, कानून व्यवस्था की, अभी आपने देखा आज की सदन की कार्यवाही भी उत्तर प्रदेश की देखी, उन्होंने खुद, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी खुद कह रहे हैं कि
कैसे उनके साथ गाजीपुर में दुर्व्यवहार हुआ और उल्टे उनपे ही मुकदमा लिख दिया गया चूंकि हम विपक्ष में लेकिन हैं। पीयूष कैसे जी, कैसे आजम खान ओपी राजभर जी ने जो अखिलेश यादव को नसीहत दी है, ओपी राजभर ने जो अखिलेश यादव को नसीहत दी है एसी से बाहर निकलने की, ग्राउंड पर आने की, तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आकर उस तरह की बात कहना, सीधे तौर पर सवाल उठाना है अखिलेश यादव की लीडरशिप पर? नहीं, सुनिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं आस्था जी, उन्होंने क्या कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह कहा कि अब सबको, क्योंकि भाजपा के पास देख ही रही है क्या क्या एजेंडे लेके आते हैं, कहां से लेके आते हैं, और जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे इनको बात नहीं करनी है। क्या क्या एजेंडे ले आते हैं, कहां से ले आते हैं, थोड़ा स्पष्ट रूप में बात करिए ना। मैंने सवाल भी आपसे स्पष्ट पूछा था, उसको आप टाल गए। बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ, इतनी देर बाद आपने तो मौका दिया है, आधे घंटे बाद, तो बोलने दीजिए। शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, ये सब मुद्दा लेके आते हैं। इनको जो बेसिक चीजें हैं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, देख रहे होंगे इनके एक स्वास्थ्य मंत्री जी आजकल छापे मार रहे हैं, वो क्या रहा है मुझे भी नहीं पता। विधानसभा के अंदर बिजली कट जा रही है, इन्होंने वादा किया था बिजली फ्री करने का। तो ये कई सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और नौकरियों के नाम पे, रोजगार के नाम पे कैसे स्क्रीन में रिंग करके दरोगा भर्ती में कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं, ये सबको पता है। तो इन मुद्दों की भी बात करने की जरूरत है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, सिलेंडर के दाम कहां से कहां पहुंच गए, तेल की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, ये तमाम मुद्दे उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा के भीतर भी आप लोग इसी तरह से उठाएंगे।